स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ठीक है, तो चैप्टर आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 11th ग्रेड का बायोमोलिक्यूल्स है। सुना है सबने? यस मैम। आज जो हम करने वाले हैं वो एंजाइम। पता है क्यों? क्योंकि मोस्टली एक क्वेश्चन फिक्स है एंजाइम से, एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आना है, ये मिनिमम है। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी एनालिसिस कहती है वो एंजाइम है। सबसे पहले हम एंजाइम करेंगे। इस चैप्टर के और भी पार्ट है, हम कोशिश करेंगे, हमारे पास 5 दिन है इस चैप्टर को करने के लिए, ठीक है? क्योंकि इसके बाद 12th का बैच भी ज्वाइन करेगा तो हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एंजाइम करेंगे जो 2 लेक्चर्स में खत्म होगा। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रोटीन्स, आई एम सॉरी, उसके बाद हम लोग करेंगे न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि ये मैं उस ऑर्डर में लिख रही हूँ जो। उसके बाद हम करेंगे प्रोटीन्स, उसके बाद हम करेंगे लिपिड्स। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा एम। और आज जहां हमने स्टार्ट करना है दैट इज एंजाइम्स। ओके, यस तो मैम। हमारा एम क्या है इस चैप्टर के साथ? हमारा एम है इस चैप्टर के साथ टू फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द चैप्टर। तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखना है। दैट मीन्स जब मैंने ये बोल दिया ना, इसका मतलब ये है कि जो छोटी छोटी बातें हैं, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि तुमने एनसीईआरटी से पढ़ ली है। जो एनसीईआरटी से बाहर किया वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? लेकिन जो छोटी छोटी बातें एनसीईआरटी में लिखी है, अगर कोई एग्जाम्पल मेंशन करा तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि तुम वो खुद पढ़ रहे हो, कि मैं सारा कवर नहीं करा पाऊंगी 5 दिन में। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज हैव टू डू सेल्फ स्टडी एवरी डे। कुछ ना पढ़ो, एटलीस्ट एनसीईआरटी रूल्स पढ़ लो, इतना कर दो। एंड इट विल बी 5 डे चैनल। तो हम इसे 5 दिनों में खत्म करने की कोशिश करेंगे, विच इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि मेरा पढ़ाने का ज्यादा है, तुम्हारा पढ़ने का कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी और तुम लोगों को उसके लिए यही करना है कि एक्टिव रहना है और जहां समझना है वहां मुझे बताना है। ओके, यस मैम। ठीक है। अब एक रूल है आज की क्लास का, क्योंकि हम बोर हो चुके हैं यस मैम से। सो रूल टू बी फॉलोड इज, आज यस मैम की जगह सब बोलेंगे यो यो। गॉट इट? गॉट इट? यो यो। नाइस, गॉट इट। तो आज हम सारे क्या, तुम लोग यो यो बोलोगे। जो यस मैम बोलेगा मुझे उसकी बात ही नहीं समझ आएगी। ठीक है, फिर मत बोला मैम पागल होगी। कौन है ये? ओके गुरप्रीत। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होते हैं एंजाइम्स, कुछ तो पता होगा। हम्म, साइंस क्लास के बाद पूछना, ठीक है? यस मैम, मैंने लिख दिया ना, फिर ऐसा होगा कि चैप्टर नया शुरू हो जाएगा फिर। ठीक है ठीक है। ओके, एंजाइम्स क्या होते हैं? अच्छा बात बताओ, किस किस बच्चे को बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर पसंद था? मैम मुझे पसंद था? कितने कितने लोगों को बहुत तकलीफ होती थी इस चैप्टर से 11th में? सच बताना। मुझे बहुत बहुत नापसंद था। कोई था जिसको बिल्कुल पसंद नहीं था? हाँ, नो मैम, चैप्टर अच्छा था। चैप्टर अच्छा था। बता बेटा एंजाइम पढ़ने क्या होता है, बता बता, तू ही बता। व्हाट इज एन एंजाइम? मुझे तुम्हारा पता नहीं, लेकिन इसमें इतने सारे पिक्चर्स फिजियोलॉजिकल आते थे, कैटलिस्ट। मैं बहुत बहुत बेकार लगता था मुझे। फिजियोलॉजिकल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का मतलब? नॉन केमिकल के रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। कैटलिस्ट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, स्पीड अप करते हैं। इंक्रीज मत बोलना है, इंक्रीज का ऐसा लगता है कि अमाउंट बढ़ गया है। 1 बिस्किट था लेकिन अब 10 बिस्किट हो गया, अमाउंट इंक्रीज हुआ ना। तो अमाउंट की बात नहीं होती, स्पीड अप करते हैं। स्पीड हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन का टाइम डिक्रीज कर देते हैं। मतलब जो केमिकल रिएक्शन शायद 2 दिनों में होना था, अब उसने 1 मिनट में कर दिया। ठीक है, तो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं। बेसिकली ऐसी चीजें होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत जल्दी कर देते हैं, उसको एंजाइम कहते हैं। अब इसमें एक लाइन है, बड़े ध्यान से देखना। एनसीईआरटी तुम्हें नीट क्वेश्चन कहाँ से निकालता है? दे आर मोस्टली प्रोटीन्स। तो ये मोस्टली प्रोटीन होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दे आर, इट मीन्स दे आर नॉट ऑल आर नॉट प्रोटीन्स। तो मोस्टली ये प्रोटीन है, लेकिन फिर भी कोई एक्सेप्शंस है जो प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन और मोस्टली प्रोटीन, तब कंफ्यूजन होती है क्योंकि हमने एनसीईआरटी में सही से पढ़ा नहीं होता। ठीक है, सो एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन, लेकिन सारे प्रोटीन नहीं होते। तो वो कौन से एंजाइम्स हैं जो प्रोटीनिशियस नेचर ही होते?
ठीक है, वो है राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस। तो ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्लाइड होगी नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, तुम्हें घुमा के पूछ सकते हैं। अब जब मैंने कहा प्रोटीन होते हैं, उसका मतलब क्या है? प्रोटीन कुछ नहीं होती। अगर मैं ये छोटे छोटे सर्कल बना दूं, ठीक है, तो ये सारे सर्कल, एक सर्कल का मतलब है अमीनो एसिड। ओके, तो अमीनो एसिड की जब लंबी सी चेन बनती है ना, उसको हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, जैसे मोतियों की माला लगा लो, तो मोतियों की माला प्रोटीन है और उसके एक एक मोती अमीनो एसिड है। अब एग्जैक्टली अमीनो एसिड क्या होते हैं मैं प्रोटीन में तुम्हें और डिटेल में बताऊंगी। बस इतना समझ लेना, मोस्टली जितने भी एंजाइम्स है वो प्रोटीन है, तो हम उनको प्रोटीनेशियस कहते हैं। लेकिन जो दो मेन एंजाइम है जो प्रोटीन नेचर के नहीं है, वो डिफरेंट नेचर के हैं, हमें उनकी डिटेल में नहीं जाना, पर उनके नाम पता होने चाहिए। दैट इज राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस। ओके, नोट डाउन दिस। समझ आया? हेलो, समझ आया नहीं? यस मैम, गॉट इट। यो या बाकियों को नहीं समझ आया? ओके गुरप्रीत, व्हाट अबाउट अदर्स? क्लास में चुप होने के लिए नहीं बोला था मैंने, यो बोलना है। बोलो, नहीं समझ आया तो इसी पे बैठते हैं, फिर इसी को डिस्कस करते हैं। बताओ। डन मैम। डन मैम तो ऑप्शन में नहीं था। क्या बोलने को बोला था? यो बस फिर इतना जितना क्यों शर्मा रहे हो हैं? और हमारी विदाई चल रही है। हाय, मैं नहीं जाना। क्या बे? बोलो ना, हद हो गई। तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? भैया क्या होता है ये मेटाबॉलिज्म? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? अभी तो पढ़ा, इजी लगता था तुम्हें चैप्टर, अभी तो आता नहीं। मेटाबॉलिज्म का सिंपली मतलब होता है शरीर के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। अगर एक सेल है और इस सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना, वो सारे मेटाबॉलिज्म है। मतलब ये सेल अगर खाना खा रहा है, बैक्टीरिया लगा लो, खाना खा रहा है तो खाने को पचा रहा है ना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रहा है, तो वो भी तो केमिकल रिएक्शन हुआ ना, वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन, राइट? सो जितने केमिकल रिएक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, हम उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सो ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट आर अकरिंग इन अ बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। तो ये लाइन लिख लो, इसका मीनिंग। मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चैप्टर नंबर 1 की लाइन है ये, राइट? तो मेटाबॉलिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है कि कोई नॉन लिविंग थिंग में केमिकल रिएक्शंस नहीं अंदर सारे के सारे होते हैं। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर होता है उसका। तो चैप्टर नंबर 1 से यहाँ कनेक्ट हुआ है ये लाइन। आगे बढ़ू? नहीं बोलोगे? ठीक है, नहीं बढ़ते फिर, नहीं बैठेंगे। एम आई ऑडिबल और बफरिंग हो रही है? नो मैम। नो मैम ऑप्शन में नहीं था। एम आई ऑडिबल? यो मैम। बोल, आगे बढ़ू? यो मैम। हाँ, तो तुम्हारी तो शक्ल भी नहीं दिख रही, तुम तो बोल ही सकते हो। यो ऑल केमिकल रिएक्शन दैट आर अकरिंग इन बॉडी, वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस और एक होते हैं कैटाबॉलिक। इतनी केमिस्ट्री तुम्हें आती है, लेकिन तुम्हें बताना मेरा फर्ज है क्योंकि आगे ये काम आएगा। कैटा मीन्स काटा, इसलिए हमने यहाँ बना दिया सीजर। सो कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब है ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें मेन सबस्ट्रेट को तोड़ दिया गया है, ठीक है, काट दिया गया, राइट? मतलब कि कोई एक हमारा सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट समझते हो ना, जिसके साथ सारे जुल्म होने हैं। सबस्ट्रेट को छोटे छोटे पार्ट्स में, प्रोडक्ट्स में चेंज कर दिया है। सो दिस इज ए कैटाबॉलिक रिएक्शन, राइट? एन एनाबॉलिक रिएक्शन वुड बी समथिंग लाइक दिस, जिसमें जुड़ेगी एक चीज। तो ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। समझ आई ये बात? शॉर्ट में लिखा है मैंने, समझ आई कि नहीं? यो मैम। देख लो फिर। कितना शर्माते हैं। मुश्किल है तुम्हारा, तुम्हारा जीवन तो बहुत मुश्किल है रे। आगे चलो। यो मैम। यो मैम, सीजर वाला एक्सप्लेन करना दोबारा। थप्पड़ मारूंगी मैं तुझे। कैटाबॉलिक रिएक्शन काटते हैं, सबस्ट्रेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर वो प्रोडक्ट बन गया, तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गया। एनाबॉलिक रिएक्शन तब दो तीन सबस्ट्रेट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे ग्लूकोज को तोड़ दिया तूने 3 पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गया। यो बेटा तू तो यूं ही ऐसा लग रहा है फेंक रहा है मुंह पे।
ये तो तुमको आता होगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दो टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। क्या होता है इसका मतलब, मुझे बता दो, मुझे नहीं आती इतनी केमिस्ट्री। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब और एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब? एक्सो मतलब अंदर, एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट इवॉल्व होती है। यस मैम। तो एक्सो अंदर क्यों बोला था भाई तूने, बावली? एक्सो मतलब एग्जिट, एंडो मतलब इनसाइड। उल्टा बोलती है लड़की, है केमिस्ट्री खराब करवाएगी मेरी पापी। और तूने यस मैम कैसे बोल दिया, हाउ डेयर यू। ऐसे नहीं करना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। तो जो भी हमने प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनाना है, लेट्स से ये सबस्ट्रेट है और इससे प्रोडक्ट बन रहा है, तो जब भी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा तो हीट बाहर की तरफ इवॉल्व होगी, बाहर निकलेगी। भयंकर भोकाली रिएक्शन है ये, सारी हीट बाहर निकल जाएगी, एकदम चारों तरफ फैल जाएगी, ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब सबस्ट्रेट से अगर प्रोडक्ट बनाना है ना, तो इसके नखरे है, अरे पहले हीट दो भाई साहब, हम नहीं होते चेंज। तो इसको हीट देनी पड़ेगी, इसको हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा प्लीज प्रोडक्ट बन जा, ठीक है। तो इतने एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जो पहले ही भोकाल मचा दे उनको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतना समझ आ गया? यो मैम। यो मैम। यो। ऑलराइट, मूविंग ऑन। इक्विलिब्रियम ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में क्या बोलूंगी, किसको बोलूंगी इक्विलिब्रियम? सिंपल सरल भाषा में समझाना, खबरदार जिसने मुझे ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में समझाया, छोटू सा दिमाग है मेरा। सिंपल भाषा में बताना, एक केमिकल रिएक्शन है, उसके इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? बोल दो भैया। रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस भी बन रहा है। यस, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बोला, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिएक्शन, एक रिएक्शन ना इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है, ठीक है। पहली बात, इक्विलिब्रियम का मतलब कभी ये नहीं होता कि केमिकल रिएक्शन रुक गया। उसके मतलब ये है कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, और प्रोडक्ट जैसे ही ज्यादा होने लग गया तो वापस सबस्ट्रेट में टूट के वापस जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन है। तो एक अगर ये सीसो है तो दोनों तरफ जो लोग बैठे हैं उन्होंने एक बैलेंस बना के रखा है आपस में, ठीक है। किसी का भी अमाउंट ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिएक्शन। अब तुम सोचोगे मैं तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ा के क्यों पका रही हूँ, वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन इन सबका यूज आने वाला आगे, इसलिए मैं तुम्हें पका रही हूँ, ठीक है। तो इतना याद रखना, इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिएक्शन मतलब कि जितना, अगर बोल दिया ना, अगर बोल दिया 20 सबस्ट्रेट है और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल 15 बनेंगे, तो इतना ही मैनेज होगा। अगर 15 से प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल 16 बन गया ना, एक और ऐड हो गया, तो वापस से वो सबस्ट्रेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली सारे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो, कुछ रह जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इतनी बात समझ आई? यो मैम। अब देखो, नीट का स्पेशल पॉइंट है ये, जो तुमसे पूछे जा सकता है क्वेश्चन में, कायदे से यही पूछे जाएंगे। अभी तक जो मैंने पढ़ाया उससे तुम्हें क्या समझ आएगा, देखो। सबसे पहला पॉइंट, ध्यान से तसल्ली से सुना, कोई जल्दी नहीं हमें, ठीक है। 2 दिनों में मैंने इसलिए एंजाइम रखा है। एंजाइम नेवर चेंज द इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिएक्शन। मतलब एंजाइम, इमेजिन करके चलते हैं ना किसी को, लेट्स से हम ये जो बीन शेप स्ट्रक्चर है ना, हम हमेशा इसको एज ए एंजाइम लेके चलेंगे, ठीक है। तो जब भी मैं एंजाइम सोचूंगी ना, तुम्हारे दिमाग में लोबिया, लोबिया कहते हैं ना, छोटे राजमा, वैसी वाली शेप आनी चाहिए, इसकी बात हो रही है, ओके। तो जब भी तुम घर में भी छोटे राजमा देखोगे या लोबिया जो भी कहते हो तुम, तो तुम्हें एंजाइम आना चाहिए दिमाग में, राइट। हमेशा ये क्लिफ्ट सा होगा, इसको हम कहते हैं क्लिफ्ट, और इसी का आगे एक नाम होगा, क्या कहेंगे हम इसको, एक्टिव साइट, ठीक है। तो ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। अभी क्या कह रहे हैं कि एंजाइम जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में जाता है वो कभी उसका इक्विलिब्रियम चेंज नहीं करता। मतलब कि अगर सबस्ट्रेट था 20 और उससे प्रोडक्ट बन जाते थे 15, तो अगर मैंने इसमें एंजाइम डाल भी दिया, अगर मैंने इसमें एंजाइम डाल भी दिया, तो सबस्ट्रेट 20 ही रहने वाले हैं और प्रोडक्ट भी 15 ही बनेगा मैक्सिमम। ऐसा नहीं है जादुई तरीके से प्रोडक्ट का अमाउंट 1500 हो गया। तो एंजाइम कभी भी इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिएक्शन नहीं चेंज करता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 मार्क क्वेश्चन बनता है, क्लियर? पहले सुन लो फिर लिखना, क्लियर? यो मैम। ओके, सेकंड, ध्यान से सुनना, बाद में लिखना। What does enzyme do? इट का मतलब है एंजाइम। सो एंजाइम जस्ट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। वो सिर्फ स्पीड बढ़ाता है। मतलब मान लो अगर यही केमिकल रिएक्शन था जो मैंने नीचे बनाया है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का, इसको करने में लगते थे 1 आवर, ठीक है। लेकिन जब इसी केमिकल रिएक्शन में, सेम केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट चेंज होने के लिए हमने एंजाइम डाल लिया, अब इसी केमिकल रिएक्शन को में लग रहे हैं सिर्फ 1 सेकेंड। एक्चुअल में इतना इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। तो ये फर्क है एंजाइम का। एंजाइम ने करा क्या,
टाइम डिक्रीज कर दिया, समझ रहे हैं, उसने स्पीड अप कर दिया रिएक्शन को, राइट, जल्दी हो गया. सो इट जस्ट स्पीड अप द रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. तो ये स्पीड अप रिएक्शन को करता है कैसे? बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. तो इस लाइन को भी यहीं छोड़ते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी भी बताती हूँ, राइट. थर्ड पॉइंट है द प्रोडक्ट दैट वाज सपोज टू बी मेड लेट विल बी फॉर्म्ड अर्ली. तो इसी बात को ना सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, मतलब मेरे को तो ये सिंपल ही लगी थी कि जो प्रोडक्ट देरी से बनना था अब वो जल्दी बन गया. बस ये करता है एंजाइम. क्लियर? अब लिख लो. क्लियर हुआ है? यो यो मैम. कूल कूल कूल, लिख लो. और वो एंजाइम साथ में बना देना साइड में, ये वाला. ना मैं लिख रही हूँ, मैं एंजाइम हूँ, जस्ट इन केस कोई कंफ्यूज हो गया तो. मैं तुम्हें बताया था मैं तेलुगु सीख रही हूँ. नो मैम. मैंने तुमसे इतनी इंपॉर्टेंट बात अपनी जिंदगी कैसे छुपा ली. अब तो मुझे भगवान माफ नहीं करेगा. मैं सीख रही हूँ, आज मेरा सेकंड डे है. मैम बहुत जल्दी ही पढ़ाती है लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, तीसरी तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बनाई है. दोनों लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है. डन? No, ma'am. अच्छा हाँ यार, नो के लिए तो मैंने तुझे कुछ का ही नहीं बताया ही नहीं क्या बोलना है. चल ठीक है, नो बोल सकता है. यो मैम डन. डरा क्यों रहा है फिर? बाकी का भी डन? यो मैम. ओके. भाई तूने यो कैसे बोला? जब बात हुई है यो की, एक यो का है. डिस्कस्टिंग, हद हो गई. Yo, अब ma'am. अब देखो, व्हाट एग्जैक्टली एन एंजाइम डू विद द सबस्ट्रेट. मुझे लगा मैंने यहाँ स्टूडेंट लिखा है. तो ये कह रहा है, ये बहुत ही ज्यादा क्यूरियस इंसान सोच रहा है कि यार एंजाइम ने एक्चुअल में किया क्या ऐसा सबस्ट्रेट के साथ जो भाई साहब वो भागने ही लग गया. टेक्निकली देखा जाए तो ये हुआ ना, एंजाइम प्रोडक्ट में चेंज होने की जगह भागने लग गया कि भाई जल्दी प्रोडक्ट बनो. एंजाइम ने किया क्या ऐसा? जब हम ये जानेंगे तो उसके लिए हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी. क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी? ये सबसे पहले मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट. तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ये सबस्ट्रेट है ना, तो अगर इसको प्रोडक्ट में चेंज होना है, अगर इसको प्रोडक्ट बनाना है, तो चाहे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है चाहे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, थोड़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर किसी को होती है, ठीक है. तो वो जो थोड़ी सी एनर्जी सबस्ट्रेट को भी चाहिए ना कि वो प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए स्टार्ट करे, प्रोसीड करे, तो वो थोड़ी सी एनर्जी जो उसको चाहिए उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. इसका कोई लेना देना नहीं है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन है. हर सबस्ट्रेट को थोड़ी सी बाहर से एनर्जी चाहिए होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, और हमेशा हर केमिकल रिएक्शन में थोड़ी सी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होती है इनटू द एटमॉस्फेयर. ये नेचर का रूल है, ऐसे ही होता है, ठीक है. जब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जब बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है सबस्ट्रेट तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. लेकिन लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा सबस्ट्रेट लेता है एंड लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा रिलीज होती है एनवायरमेंट में जब भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है. तो वो जो थोड़ी सी एनर्जी ली है सबस्ट्रेट ने ताकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. इतना क्लियर हुआ? तो लिख लो इसे. जिसको नहीं क्लियर हुआ पूछ लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. हाँ ना नहीं कुछ नहीं. यो है मैम, क्लियर है. ओके. क्या दिख रहा है पीछे? अरे कीचेन दिख रही है मेरी, वो दिख रही है. दिख रही है? यो मैम. शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं, बोर्ड पे इतनी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है, तुझे पीछे की चीजें दिख रही है? बदतमीज कहीं की. यहाँ ध्यान दे. मैम आपने बोला तब देखा. मैंने पूछा, मैं तो जज कर रही थी तेरे फोकस को. शर्म नहीं आती तुम्हें? जुबान लड़ाती हो आगे बढ़ू. Yo, ma'am. ओके यो मैम. ओके.
तो अब यही हेडिंग यही रखनी है, व्हाट एग्जैक्टली एन एंजाइम डू विद द सबस्ट्रेट, यही हेडिंग रखनी है। तो मुझे बताओ एंजाइम ये रहा हमारा गुलाबो, ये रही हमारी गुलाबो, ठीक है, ये बीन की शेप की है ना, तो ये बीन की शेप की हमारी गुलाबो है यहाँ पर। तो ये बता रहे हैं कि हुआ क्या था। देखो एंजाइम ये था और ये रहा हमारा सबस्ट्रेट, सीधा साधा भोला भाला या सीधी सादी भोली वाली, वो डोंट नो। तो एंजाइम के अंदर ये जो तुम्हें क्लिफ्ट सा दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं क्लिफ्ट, और क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम क्या है? एक्टिवेशन साइट। एक्टिव साइट, एक्टिवेशन साइट, सबमेशन लगा ले, एक्टिव साइट कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट, देखो हर सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम स्पेसिफिक होता है, इसलिए उसके बाद एक पर्टिकुलर शेप की एक्टिव साइट होती है। इसकी बायोकेमिस्ट्री बहुत डीप है, अभी के लिए थोड़ा इजी तरीके से समझना है इसे, कि एक पर्टिकुलर शेप है जैसे ताले की होती है और उसके अंदर उसी शेप की चाबी जाती है, राइट। तो ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, इस एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा। एक्चुअल में इनके बीच में ना फोर्सेस बनते हैं, इनके बीच में बॉन्ड्स बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो हम इसको कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं एस ई एस, राइट, एंजाइम, ई फॉर एंजाइम एंड एस फॉर सबस्ट्रेट। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो फिर चेंज हो जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। प्रोडक्ट, अब ये एंजाइम से प्रोडक्ट जादुई तरीके से कैसे बन गया? एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो सबस्ट्रेट है ना यहाँ पर, इसमें क्या होगा, इसमें होगा कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसमें पुराने बॉन्ड टूटेंगे इसके स्ट्रक्चर में और इसमें नए बॉन्ड्स बनेंगे, और ये बॉन्ड को तोड़ने में और नए बॉन्ड बनाने में मदद एंजाइम करता है, ओके। तो जो सबस्ट्रेट है ना, जब वो एंजाइम के साथ लगता है उसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, तो वो सबस्ट्रेट अपने आप ही प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, इसलिए भी थोड़ा तुम्हें डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं एंजाइम, ई फॉर एंजाइम एंड पी फॉर प्रोडक्ट, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये बना, जैसे एंजाइम प्रोडक्ट बना, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, उसी टाइम वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब देखो इसकी शेप चेंज हो गई है ना, तो अभी एक्टिव साइट पे टिक नहीं पाएगा। तो जो प्रोडक्ट होता है वो अलग हो जाता है, उसका जो भी काम है सेल के अंदर या बॉडी के अंदर वो करेगा, और जो एंजाइम है वो हो जाता है फ्री, ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, राइट, ये पी फॉर प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, लेकिन एंजाइम एंड तक एंजाइम में रहा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम कभी कंज्यूम नहीं होता, वो कुछ नहीं करता। देखो इस सबस्ट्रेट ने पता क्या करना था, एक्चुअल में कैसा होना था, अगर मैं सिंपल बोलूं तो अगर ये सबस्ट्रेट है, सब इधर देखना, आवाज आ रही है ना मेरी? यो मैम। मेरे सबस्ट्रेट है, इसने कुछ नहीं करना था, ये अकेला कभी पड़ा नहीं होगा, देख लेना, हमेशा एक सॉल्यूशन होती है, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट ने दूसरे सबस्ट्रेट से ऐसे टकराना था, इधर उधर टकराते रहना था, और उसके बाद जाके इसके अंदर जो भी चेंज आने थे और इसने प्रोडक्ट में चेंज होना था, राइट। तो इस प्रोसेस को टाइम लगता, लेकिन एंजाइम ने पता क्या किया, एंजाइम ने कहा इसको पकड़ लेता हूँ, इसको पर्टिकुलर एंगल में पकड़ लिया, अब इसमें आराम से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिसमें एंजाइम खुद भी थोड़ी मदद कर रहा है, ओके। तो जो केमिकल रिएक्शन पहले रैंडमली होने थे, पहले यहाँ से टकरा रहा है, रिएक्शन नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, फिर यहाँ जब टकराया तो जाके रिएक्शन हुआ, क्योंकि ये ऐसे घूमते रहते हैं ना एंजाइम, हर चीज कहीं ना कहीं मूव कर रही है, राइट। तो पहले जो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट होने में टाइम लग रहा था, एंजाइम उसको पर्टिकुलर पोजीशन पे होल्ड कर लेता है ताकि ये रिएक्शन आराम से हो पाए, ओके। तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है और एंजाइम उसमें मदद करता है, उसको होल्ड करता है और उसके केमिकल रिएक्शंस को, उसके केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करने में और नया बनाने में मदद करता है, राइट। ये काम होता है एंजाइम का। अब जो ईएस और ईपी है वो बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट है, जब तो एनसीईआरटी में फोकस करोगे तो ज्यादातर वो ईएस को ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट होती क्या है? ट्रांजिशन स्टेट वो टाइम है जब एंजाइम और सबस्ट्रेट या एंजाइम और प्रोडक्ट एक दूसरे के एकदम पास है और ये कुछ नैनो सेकंड के लिए बनते हैं। तो आज तक ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि हम इस पर्टिकुलर स्टेट में कभी एंजाइम को बाहर निकाल पाए और देख पाए कि हाँ एंजाइम और सबस्ट्रेट साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, हमने इसे कभी देखा नहीं है, पर मानते हैं कि ये जरूर बनता होगा, ओके। तो ट्रांजिशन स्टेट वो छोटी सी स्टेज आती है केमिकल रिएक्शन में जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और वो एकदम से चेंज हो जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, वो भी एकदम से चेंज होकर प्रोडक्ट बना देता है, राइट। तो इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। इतनी बात समझ आई? यो मैम। यो मैम। बस इसको लिख लो फिर। Clear. इसके बाद ट्रांजिशन स्टेट पे थोड़े से पॉइंट्स है वो मैं लिखवा देती हूँ, लिखा हुआ आगे, इसे बना लो ऐसी हेडिंग, यही वाली दे देना, ये वाली, व्हाट एग्जैक्टली डू एंजाइम विद द सबस्ट्रेट। ये पॉइंट्स लिख लिया ना, ये वाला? यो मैम। ठीक है, ये बना ले।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे का पॉइंट भी कुछ चीजें हैं यहाँ पे लिखने वाली और वही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर तो बहुत बड़ा है ना, तो दूसरी चीजों में क्वेश्चन आता है, लेकिन एंजाइम इज अ पार्ट जहाँ से ना एक क्वेश्चन आता है। और मैं सिर्फ नीट की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकाल लो, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम में, हमारे पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में, उनमें भी एंजाइम के ऊपर एक क्वेश्चन आना ही है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, इसलिए हमने चैप्टर के एंड का क्वेश्चन सबसे पहले करा है। ये तूफान आ रहा था, गर्मी कैसे होगी रूम में। डन मैम। ओके, क्या क्या बोला तूने, क्या बोला क्या तूने? डन मैम। हाउ डेयर यू, क्या बोलना था? मैम यस के लिए यो ऐसे तो। ओ या हाँ ठीक है, यू कैन डेयर दैट। ओके, तो देखो ट्रांजिशन स्टेट के बारे में कुछ बताती हूँ। ये जो बच्चे ने नहीं बोला, देखो मैंने चेंज कर दिया शीट, किसी ने नहीं लिखा तो बता देना मुझे, पहले हम तुम्हारी बेइज्जती करेंगे फिर उसके बाद शीट दिखा देंगे पिछली वाली। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, पॉइंट सुन लो। इट इज एन इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में बन सकती है, और जरूरी नहीं है एक ही हो, बहुत सारी बन सकती है, ठीक है। इट इज हाईली अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है भैया। अगर तुमसे पूछ लेना किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो कुछ भी लिख दे और वो पूछे सबसे अनस्टेबल स्टेट कौन सी है, हमेशा ट्रांजिशन स्टेट होगी, बिना हिचकिचाए लिख देना। इट इज नॉट ए केमिकल एंटिटी, ये कोई केमिकल एंटिटी नहीं है जिसको तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके का एक टाइम पीरियड है जिस मॉलिक्यूल को हमने कभी एक्सट्रैक्ट नहीं करा, इसलिए हम उसको केमिकल एंटिटी नहीं कह सकते। एट दिस टाइम बोथ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म इन द एंजाइम एंड द सब्सट्रेट इज हैपनिंग, ठीक है। तो इस टाइम पे ना दोनों में ही केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं जब ट्रांजिशन स्टेट बनती है। गॉट इट? ये नोट कर लो, ये इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। मेरी आवाज बफर कर रही है क्या? नो मैम। नो मैम। अच्छा, मेरे को इसकी बात एक्चुअली बफर करती हुई आई ना नीश की, तो मुझे लगा। कर लो लिख लो। क्या बफर करेगी, मेरी लाश तो आज पूरा दिन यहीं पड़ी रही थी, यहीं पड़े पड़े धीरे धीरे काम करती रही थी, नेट तो कहीं यूज हुआ ही नहीं, काहे की बफरिंग। इधर से उधर घिसट के काम कर रही थी मैं, खत्म हुए चीजें। अभी भी तुम्हारे लेक्चर के बाद कम से कम आधा घंटा तो मैं ऐसे ही बैठूंगी, खत्म हो गया। डन। नो मैम। ओके, डन मैम। और तुम जो मेरी किचन घूर रही थी ना, वो मेरी एक स्टूडेंट ने दी थी, नैना ने, टीचर्स डे पे। हैंडमेड है वो वाली, बड़ी प्यारी सी है, बच्ची भी प्यारी थी अपनी, नहीं है अभी भी प्यारी है। लेकिन तुम बोर्ड पे ध्यान दिया करो, तुम्हारा ध्यान इधर उधर रहता है, समझी? मैम प्रीवियस स्लाइड दिखाना। देख ले भाई, ढंग से देख ले। डन मैम। क्या बोला था मैंने बोलने के लिए यार? तुम फिर पका रहे हो मुझे यो यो। हाँ डन मैन ये मैम बोल के, और मत क्या करो। अब देखो, सिर्फ जितना देखना है उतने पे फोकस करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का कि मुझको पहले से आता है तो अच्छी बात है। ध्यान से सुनो, ये दो एक्सिस दिख रही है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दिखाई दे रही है? यो मैम। सो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भैया, तुम्हें पता होगा, मेरी तो पी कभी फिजिक्स। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? औखा ही है। अगर कोई चीज रेस्ट पे होती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल कहते हैं ना, जब वो चलने लग जाती है तो उसको काइनेटिक कहते हैं, राइट।
तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, और नीचे है प्रोग्रेस ऑफ ए रिएक्शन। सो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है कि रिएक्शन कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। कोई भी केमिकल रिएक्शन, दिमाग में कुछ भी इमेजिन कर लो, कहते क्या फर्क पड़ता है। तो सबस्ट्रेट ने प्रोडक्ट में चेंज होना है, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है बॉटम टू टॉप, राइट, और ये प्रोग्रेस इन रिएक्शन दिखा रहा है। तो तुम देख रहे हो सबस्ट्रेट यहाँ पड़ा है, ये रहा मेरा सबस्ट्रेट और ये रहा मेरा प्रोडक्ट। इतना देख के बता सकते हो दिस केमिकल रिएक्शन वुड बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैम एक्सोथर्मिक। कैसे पता चला? ऑप्शन तो दो ही थे, बता कैसे पता चला? Because मैम एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट इज मोर देन यस, पोटेंशियल एनर्जी। एग्जैक्टली। सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है, देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सबस्ट्रेट की ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, यहाँ पीछे लेकर जाओ, ग्राफ्स को हमेशा एक्सट्रापोलेट किया जाता है, तो ये कम है। तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और सबस्ट्रेट की ज्यादा है, तो मतलब जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना है तो एनर्जी रिलीज ही हुई है। कहाँ चली गई ये? कौन खा गया ये एनर्जी? रिलीज हो गई, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ हीट जाती है। तो दिस रिएक्शन इज बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो तुम्हारे जो एनसीईआरटी में बना हुआ है ये छोटा सा ग्राफ, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। पहली चीज तो ये बतानी थी। अब ये देखने में इजी लग रहा है ना कि सबस्ट्रेट से ऐसे प्रोडक्ट बन गया, लेकिन ऐसे नहीं बनता सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट, ऐसे नहीं बनेगा, अभी जीवन को कठिन करेगा, ठीक है। तो इतना लिखना है तो किसी को लिख लो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फिर आगे बताती हूँ, ठीक है। कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? इसकी एनर्जी हाई और इसकी लो है, इसलिए बाकी की जो एनर्जी थी वो सारी हीट की फॉर्म में निकल गई। इतना लिख लो, फिर आगे जो ग्राफ बनाऊंगी उसको आगे बढ़ा लेना। अपने पास कॉपी के पेजों की आई गेस कमी तो नहीं होगी, राइट। बढ़े आगे? यो ओके, हौसला नहीं तोड़ना, चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है यार, ये हो जाएगा। और ये जो मैं अभी करा रही हूँ ना, इससे क्वेश्चन आएगा, ये है क्वेश्चन वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो, सबस्ट्रेट को जब प्रोडक्ट में चेंज होना था, चाहे उसके पास जितनी मर्जी एनर्जी थी, थोड़ी सी एनर्जी वो हमेशा बाहर से लेगा, क्योंकि मैंने तुमको बताया ना, दिस इज अ फिनोमेना ऑफ नेचर, कि उसको थोड़ी सी एनर्जी तो बाहर से लेनी ही पड़ेगी, तभी वो प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। कौन? सबस्ट्रेट। तो जब सबस्ट्रेट थोड़ी सी एनर्जी बाहर से लेता है, उस एनर्जी को हम कहते हैं ट्रांजिशन एनर्जी। सो देखो, सबस्ट्रेट पहले उसने एनर्जी ली, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनना। सबस्ट्रेट ने बाहर से एनर्जी ली और एक पॉइंट आया, जब यहाँ पे इस पॉइंट पे दिख रहा है ट्रांजिशन स्टेट आ गई। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होगा कि वो ऐसी स्टेट में है कि सबस्ट्रेट ने अब सडनली प्रोडक्ट में चेंज होना है, ओके। जैसी ट्रांजिशन स्टेट आई, उसके बाद प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है, इसीलिए ये ग्राफ नीचे की तरफ चला जाता है इस तरीके से, राइट। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी? कितनी एनर्जी सबस्ट्रेट को चाहिए थी ताकि वो प्रोडक्ट बना सके? तो यहां से अगर मैं लाइन खींचूंगी ना, इसको मैं कहूंगी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो जो छोटी सी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक सबस्ट्रेट को चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो सके, दोबारा सुनो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सबस्ट्रेट को चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो सके, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और उसको ग्राफ में कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट बन गई ना यहाँ पर, मतलब जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट आ गई है, अब इसके बाद प्रोडक्ट बनना ही बनना है, राइट। तो इस तक कितनी एनर्जी का यूज हुआ है, उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। इतना क्लियर हुआ? ओके, इसको इतना लिख लो, ऐसे बना लो। अब हम ग्राफ को पूरा कंपाइल करेंगे। ये कब केस है? ये केस है केस ए, इसे ऐसे लिखना बेटा, केस 1 विदाउट एंजाइम। मैंने कहीं एंजाइम की बात ही नहीं करी। तो प्रोडक्ट सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हुआ है विदाउट एंजाइम, ओके। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हुआ है विदाउट एंजाइम, गॉट इट? मैम आगे देखो, तो ये वही चीज जो मैंने पीछे लिखा वही लिखा यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे हम इसको विदाउट एंजाइम। अब देखना, अब मैं एंजाइम डाल दूं तो बेटा ये वही वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। मैं बस थक गई थी लिखते लिखते, बताया था ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी लगी थी विदाउट एंजाइम, लेकिन सेम सबस्ट्रेट, ये रहा सबस्ट्रेट, इसको अगर सेम प्रोडक्ट बनाना है, सेम प्रोडक्ट है, नंबर भी उतना है, प्रोडक्ट भी वही है, अगर इसको सेम प्रोडक्ट बनाना है तो एंजाइम क्या करता है? ये रहा मेरा सबस्ट्रेट और उसके साथ मैंने डाल दिया एंजाइम, तो यहाँ बन जाएगा मेरा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और उसके बाद वो बना देगा सीधा एंजाइम एंड प्रोडक्ट, ठीक है। एक स्टेज मैंने बीच में नहीं दिखाई। तो एंजाइम क्या करता है? वो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। देखो ये
तो जितनी ये वाली एनर्जी का हिस्सा था ना, उन सब की अब जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एंजाइम ने उसको ना फालतू की टक्करों से रोक दिया है एनर्जी वेस्ट करने के लिए। एंजाइम ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के उसके अंदर केमिकल रिएक्शन करा रहे कि भाई यहीं रुक और तो अपने बॉन्ड ब्रेक कर और मेक कर, ठीक है, कोई जरूरत नहीं उधर उधर धक्के खाने की। तो इसलिए जो एंजाइम करता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। देखो सबस्ट्रेट भी वही है, प्रोडक्ट भी वही बना है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी भी कम है। तो क्या इससे देख के लगता है कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम चेंज हुआ होगा? नो मैम। नहीं, क्योंकि एनर्जी का मैम। कुछ फर्क ही नहीं आया। यस, एनर्जी का कोई फर्क नहीं आया, राइट। तो जब हम एंजाइम यूज करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है एंजाइम की वजह से। इसलिए कोई रिएक्शन जल्दी हो जाता है। यार खुद सोचो ना, अगर यहाँ से तुमको इतना ऊंचा कूद के जाना है ये फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में तुम्हें जंप मारनी है, यार सेकंड वाला ज्यादा इजी है ना, कहाँ हाइट पकड़ने जाओगे, राइट। तो इसलिए स्पीड अप रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं एंजाइम। ये वाली पिक्चर उतार लो। आई होप तुम्हें समझ आ रहा है अभी। यो मैम क्लियर है। ओके, आगे बढ़े। चलिए उतार लो यार, उतार लो प्लीज, उतार लो। लगता है भगवान ने सुन लिया, तो तुम खुश हो रहे हो। तूफान आने वाला, कोई तूफान नहीं आ रहा भैया, गर्मी होगी। अरे कितना लिखोगे? यो यो मैम। अब मैं तेरे सीईओ को क्या समझूं, है? ये देखो एनसीईआरटी की पिक्चर क्यों लिखी है मैंने यहाँ पे। जब भी एनसीईआरटी की पिक्चर क्लास में दिखाऊं ना, या उसकी थ्योरी समझाऊं, उसका मतलब है वहां से क्वेश्चन आ सकता है। न कहते मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पीडीएफ डाउनलोड करके उसकी फोटो फोटो या लगाने का, ठीक है, ये एक्स्ट्रा काम है। तो प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे कि तुमको यहाँ दिखाई दे रहा है, लेट मी ड्रैग दिस अप। तो ये रहा प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी किसी भी रिएक्शन की। ये रहा हमारा सबस्ट्रेट, बावला यहाँ बैठा है। तो ये था हमारा फर्स्ट केस जिसमें ट्रांजिशन स्टेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट, और वो दिखा रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, इतनी सारी लगी। लेकिन जब सबस्ट्रेट डाल दिया सेकंड केस में, तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। प्रोडक्ट वही बना है, तो इक्विलिब्रियम को कोई फर्क नहीं पड़ा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्चुअल में जो फर्क पड़ा है स्पीड अप ऑफ रिएक्शन। तो ऑब्वियसली अगर स्पीड ऑफ रिएक्शन बन रहा है तो एंड प्रोडक्ट जल्दी बनेंगे। लेकिन अगर 20 सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट 15 ही बनने थे, तो बेटा एंजाइम डालने के बाद भी 20 से 15 ही मैक्सिमम बनेंगे। ओके, 16 बनते ही वो वापस सबस्ट्रेट में चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि नए प्रोडक्ट बना सकते हम, बस जल्दी बन जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ये बात क्लियर है सबको? यस मैम। इससे Yeah, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये अपनी एनसीईआरटी में देख लो, 1 2 चाहे लिखना है लिख लो। आगे बढ़ू, ये लेबल करने के लिए आ सकता है, बाय बाय लेबलिंग। लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, इसकी 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है इससे। सो मेक श्योर एक बार इसे देख के कॉपी बंद करके अपने दिमाग से इसे बना के देखना, और इसको बार बार बना के देखना। ओके, तुम सीख ही चुके हो ना कि डायग्राम कैसे प्रैक्टिस करते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था, राइट, जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे। यो मैम। यो मैम डन है, क्लियर एकदम। ओके, अच्छा मुझे बात बताओ, उसका कोई फायदा हुआ था क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट करने का? कोई फायदा था या तुम्हें सिर्फ नीट के करने हैं? बता दो, मैं वैसे कर लूंगी, एक्सपेरिमेंट ही था वो। नो मैम फायदा था उसका। अगर तुम्हें सिर्फ नीट के करने हैं, एम्स के करने हैं, तुम बोल दोगे तो मैं वही करा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के करने से थोड़ी वैरायटी आ जाती है, सोचने का हमारा दायरा बढ़ता है, इसलिए मैंने कराया था। वो ठीक था, वो तरीका ठीक था, या किसी और तरीके से करना है? वही ठीक। नो मैम वही वे अच्छा था। किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो ना, वो मैसेज कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर्सनल मैसेज हो सकता है, वो यहाँ पे कभी किसी के पर्सनल मैसेज डिस्कस किए ही नहीं मैंने, वो होंगे भी नहीं। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेशक रख देना, क्योंकि ये एक्चुअली तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है ना। तो बता देना अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तो हम किसी और तरीके से कर लेंगे। ओके, वी ऑलवेज ओपन टू लर्न समथिंग न्यू। ऑलराइट, ओके। सो अब कंक्लूजन समझते हैं। जो इतना बड़ा ग्राफ ये जो था जिससे मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन आएगा, सो कंक्लूजन क्या निकला, ध्यान से सुनना, यहाँ से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये नीट स्पेशल है, very important. As the activation energy is more of a chemical reaction, it requires more time to form the product. ये देखो, ये ग्राफ देखना, ये वो लाइन खींच दी मैंने, ठीक है। ये रहा मेरा सबस्ट्रेट। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है,
ये केस 1 है, ध्यान से देखना सब, ये केस ए है। ओके, अब केस बी यही बना रही हूँ, दिख रहा है ना सबको? यो अरे यो दिखाई दे रहा है बाबलो। तो बताओ प्रोडक्ट किसमें जल्दी बनेगा, ए में या बी में? बी में। में बी में। बी में, क्योंकि देखो उसको कम जंप करनी पड़ी है, जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ज्यादा जंप मारनी पड़ेगी, जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी उतनी थोड़ी नीचे जंप मारनी पड़ेगी। वही ये बात इसने यहाँ कह दी, जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है ना किसी केमिकल रिएक्शन के, उसको ज्यादा टाइम लगता है प्रोडक्ट बनाने में, यही बात उसने इंग्लिश में कह दी। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ बी फॉर्म प्रोडक्ट अर्ली देन ए। तो इसको एज अ एग्जाम्पल चाहे साथ में लिख लेना, क्योंकि जब बाद में पढ़ोगे तब तक भूल जाओगे मैंने क्या पढ़ाया है। दोबारा कितनी बार लेक्चर देखोगे। अब बाय लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी लेस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर्म द प्रोडक्ट, वही बात वाइस वर्सा कह दी। फॉर दिस, ये लोअर एक्टिवेशन एनर्जी करने के लिए एंजाइम्स आर यूज्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो एंजाइम्स का यही काम होता है टू लोअर द केमिकल एक्टिवेशन एनर्जी। इन बोथ द अबव केसेस, ये 1 and 2 में इक्विलिब्रियम ऑफ ए केमिकल रिएक्शन रिमेन द सेम। चाहे तुम एंजाइम डालो या ना डालो, इक्विलिब्रियम ऑफ ए केमिकल रिएक्शन ऑलवेज रिमेन द सेम। अगर वो ही डिस्टर्ब हो गया देन देयर इज नो पॉइंट, वो रिएक्शन ही चेंज हो गया, फिर तुमने इक्विलिब्रियम चेंज कर दिया, रिएक्शन चेंज हो गया, तो फिर उसकी बात ही नहीं रही ना, तो फिर हम पता नहीं बात किस बारे में कर रहे हैं, राइट? तो ये नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे लिख लो। अभी मैं तुमको दिखाऊंगी, नीट का मैं क्वेश्चन देख रही थी, इक्विलिब्रियम के ऊपर आ रखा है, एंड में है स्लाइड के, ये लिख लो और इसे एग्जाम्पल की तरह लिख लेना। सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट है। तुमको मजे की बात बताऊं ये मैम। यार, मैंने डिनर तो कर लिया लेकिन मुझे तो दोबारा भूख लग गई। यार दोबारा खाना कौन दोबारा कर लो। अबे बनाना पड़ेगा, खाना तो नहीं बन पाएगा अब, दिक्कत हो गई अब तो, कम बखत अब तो नींद भी नहीं आएगी। आगे चलूं? यो मैम। चलो भैया, कौन बताएगा मुझे क्या समझ आया? एक्टिवेशन एनर्जी बता दो यार, क्या होती है एंजाइम के बारे में, जो समझ आया बता दो। ओपन है सबको, माइक ऑन करो, बोल लो। तो खबरदार किसी ने नहीं बोला तो। मैम एक्टिवेशन एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी जो कि सबस्ट्रेट को चाहिए होती है एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्शन को थोड़ा होने में टाइम लगेगा, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन जल्दी से हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। और बताओ, समथिंग रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम बताओ कोई, तो बच्ची थोड़ी सारा बताएगी। बताओ भैया, क्लास में तुम भी आए हो। मैम इट डजंट क्या? मैटर कि एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन की कम है ज्यादा है, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा विद द एंजाइम और विद द। हाँ, वेरी गुड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा भैया, वो नहीं बदलेगा, वो बदल गया रिएक्शन ही बदल गया, शाबाश, गुड। और कोई सबस्ट्रेट के बारे में ऐसा कुछ, उसकी नेचर कैसी होती है, सारे प्रोटीन होते हैं या कुछ एक्सेप्शन है? खबरदार जो पेज पलटे, पढ़ मारूंगी मैं। बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा 2-3 लोगों को, तो आगे बढ़ने के लिए 3 वोट लगते हैं कम से कम, 2 लगे हैं अभी वोट, एक और चाहिए मुझे। मरूंगा मैं, बैठ जाऊंगी। मेरे तो मैम मजे दो चल। एक्सेप्शंस है, राइबोसोम और राइबोन्यूक्लियेज आई गेस। किसकी एक्सेप्शन है? एंजाइम्स की, ये दोनों क्या न्यूक्लिक एक्सेप्शन? एसिड है। और क्या एक्सेप्शन है? मैम एंजाइम प्रोटीन के होते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन की नेचर के होते हैं, या प्रोटीन होते हैं बेसिकली जो एंजाइम की तरह काम कर रहे हैं, बस ये दोनों नहीं है। हाँ ठीक है, पास हो गई तुम सारे के सारे, इन 3 बच्चों की, 2 बच्चों की वजह से। शर्म कर लो,
पार्टिसिपेट कर लिया करो। ओके, नाउ लेट्स रीड दिस टुगेदर। ये एनसीईआरटी का ही सेक्शन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। जब भी एनसीईआरटी का कुछ सामने लेकर आऊँ ना, वो लाइट आ गई चेहरे पे देखो। जब भी एनसीईआरटी को कुछ प्रेजेंटेशन में लाऊं ना, दैट मीन्स वो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है इतना कष्ट करने का। ओके, तो इसको एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। अ कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो वो एंजाइम के फंक्शन को तुमको स्टेप बाय समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो कोशिश कर रहे हैं तो आप समझ लेते हैं। पहला, द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ये रहा मेरा राजमा, ये रही उसकी एक्टिव साइट, है ना, ये रही एक्टिव साइट, एक्टिव साइट। वो कह रहे सबस्ट्रेट यहाँ आके बाइंड करेगा। सबस्ट्रेट अपन बनाते हैं ग्रीन कलर का। तो पहला स्टेप ये है। तो पहले स्टेप के आगे चाहो तो पिक्चर बना लो। मुझे सबसे अच्छा लगता था जब भी मैं कोई स्टेप करती थी, तो मैं स्कूल में ऐसे कर लेती थी, उसके साथ साथ पिक्चर बना लेती थी, क्योंकि मुझे वो इजी लगता था। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। तो पहली लाइन यही कह रही है कि सबस्ट्रेट ने एंजाइम के साथ बना लिया है बॉन्ड। ये एक्टिव साइट है AS। कोई महान इंसान है मत समझ लेना, ये क्या लिख दिया मैम ने। Second point, the binding of the substrate induces the enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the substrate. अब ये point मैंने तुमको नहीं अच्छे से बताया था, अब ध्यान से सुनना। जब भी substrate आके bind करता है ना एंजाइम के साथ, ये लाइन देखना, देखो पहले substrate यहाँ आया, इसके साथ bind किया, थोड़े से chemical bonds इनके बीच में बने, लेकिन फिर substrate ऐसे, ये कभी ऐसे नहीं होता, डब्बा लो उसमें तुम ना नमक डालते जाओ, ठीक है, फिर डब्बा ऊपर तक भर जाएगा, फिर उस डब्बे को ऐसे ऐसे करना, थोड़ा सा एडजस्ट करना, तो उसमें और स्पेस बन जाती है, फिर तुम थोड़ा और नमक डाल सकते हो। तो सबस्ट्रेट भी कुछ एंजाइम भी कुछ ऐसा करता है। एंजाइम भी अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और मॉडिफाई करता है, ठीक है, अपनी बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग से, और अच्छे से सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच कर लेता है, ठीक है। इसलिए तुम्हारे को गले लगने आया पहले, तो तुम ऐसे ही खड़े थे, उसने गले लगाया, उसने बोला रुक भाई मैं तो को ढंग से गले लगाऊं। ओके, तो सब जो हमारा एंजाइम है वो अपने आप को एडजस्ट करता है, अपनी शेप को चेंज करके, ताकि सबस्ट्रेट को ढंग से पकड़ पाए। गॉट इट? यो मैम। कूल। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया, ये इसने ढंग से इसको गले लगा लिया। आप गले लग जा। चलो थर्ड पॉइंट करते हैं। थर्ड पॉइंट है द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। इस लाइन में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट शेप, कि एंजाइम की शेप पे भी फर्क पड़ा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, दोस्तों दोनों बहुत पास है, नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। तो वो वही बात बोल रहा है जो मैंने तुमको बोला था, कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ गले लग चुका है तो वो क्या करता है, वो सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेकिंग में मदद करता है। नए बॉन्ड भी बनते हैं, वो लाइन इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं करी है, लेकिन वो उसके पुराने बॉन्ड भी तोड़ता है। पुराने रिश्ते टूटेंगे तभी तो नए बनेंगे, ऐसी वाला कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये इसने प्रोडक्ट बना लिया येलो से कलर का, ठीक है, और ये बन गया हमारा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। येलो विजिबल नहीं है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, समझ आई? तो इसमें क्या याद रखना है, ये देखो, सबस्ट्रेट ब्रेक्स, ओह गॉड कितनी खराब लाइन लिखी है मैंने, एक मिनट, लाइन है हमारे पास। सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स, क्या लिखा है यार, एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट। तो एंजाइम ने उसके केमिकल बॉन्ड ब्रेक कराए हैं, तो ये एंजाइम की पार्टिसिपेशन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्लियर? यो मैम। चल फोर्थ देख लिया, ऐसे थक मत यार, अभी छोड़ दूंगी, रो क्यों रहा है? The enzyme releases the product of to the reaction and free enzyme is ready to bind to another molecule of the substrate and run through the catalytic cycle once again. तो एंजाइम कभी भी कंज्यूम नहीं होता किसी केमिकल रिएक्शन में, वो वेला ही रहता है। तो अब क्या होगा, एंजाइम अपना मस्त वेला हो जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा, प्रोडक्ट अपनी डेस्टिनी में आगे चला जाएगा और एंजाइम दोबारा जाके किसी सबस्ट्रेट को गले लगा लेगा। ओके, सो एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो हम यहाँ पे एक नोट में लिख लेंगे, एंजाइम्स नॉट consumed in chemical reaction. ओके, वो कभी यूज नहीं होते, वो सिर्फ मदद करते हैं और फिर आगे चले जाते हैं किसी और की मदद करने, उसी सबस्ट्रेट की, उसके जैसे सबस्ट्रेट की। गॉट इट? यो मैम। ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, अंडरलाइन कर लेना अपने एनसीईआरटी में। आगे बढ़ू? यो मैम। फैक्टर्स, ओके, बाय द वे इससे बहुत सारे नीट के क्वेश्चन बनते हैं,
इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से नीट का क्वेश्चन बनता है 4 मार्क का, इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा, लिख लीजिएगा। आगे, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, ये भी नीट का स्पेशल है, नीट वालों को पसंद है ये सवाल पूछना कि कौन से फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभाव डालते हैं। ठीक है, प्रभावशाली फैक्टर्स पढ़ेंगे हम, ओके, क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी पे फर्क तो पड़ता होगा। प्रोटीन से बना है वो, प्रोटीन बहुत सेंसिटिव होते हैं पीएच के लिए, टेम्परेचर के लिए, थोड़े से चेंज पे वो नाराज सा हो जाते हैं। ओके, तो बिफोर दैट पहले मुझे बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। 30 सेकेंड्स स्टार्ट। फोर्थ। राइबोजाइम। चुप करके ना चैट बॉक्स में लिख लो, जब बोलने को बोल दो तो बोला नहीं आता है। दोनों के आंसर उल्टे हैं, दसो। कृतिका गुड, चैट में लिखो नहीं तो मानूंगी नहीं। गुड हेमराज, गुड अनीश, गुड साहिल, ये कब लिखवाया था मैंने? गुड गुड प्रीत। साहिल वो ना डाइजेशन ऑफ फूड में ये टर्म आती है जो तुमने ऑप्शन सिलेक्ट किया है, और वो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने के काम आते हैं वहां पर। हाँ गुड, स्टॉप। राइबोजाइम स्टार्टिंग में लिखवाया हुआ है। अब नीट का एक क्वेश्चन आ रहा है, रेडी? यो मैम। यो मैम। डू दिस, नीट का क्वेश्चन है, इतना अब तुम कर सकते हो, हम इतना पढ़ चुके हैं। चैट में लिखना है। बेटा कृतिका, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी मैंने बी पढ़ा था। गुड गुड अनीश, रेणुका, हिमराज, कृतिका, साहिल, गुड 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 गुड, कीप गोइंग। बाकी सब बच्चे यार चैट में तो पार्टिसिपेट करो, ये गलत आंसर दे दोगे तो क्या हो जाएगा? मैंने कौन से तुम्हारे प्रैक्टिकल के मार्क्स लगाने हैं स्कूल में? मैं तुमसे नाराज होगी, मैं नहीं अब तुम्हें नंबर दूंगी। आंसर तो दो, तो मुझे पता तो चले तुम कहाँ सोच रहे हो, फिर मैं तुम्हें और अलग तरीके से पढ़ाऊँ। गुड गुरप्रीत, रिया, रेणुका, पार्टिसिपेट किया करो बेटा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे, और कॉन्फिडेंस से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी दुनिया में सक्सेसफुल हो जाता है कॉन्फिडेंस के बेसिस पे। इट डजंट नथिंग मैटर्स इन फ्रंट ऑफ ए गुड कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता कि एक दिन आप सो के उठोगे बोलोगे आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। डे टू डे एक्टिविटी से आता है, और वो स्कूल में सबसे पहले स्टार्ट होता है। जो बच्चा स्कूल में बोल नहीं पाता ना, उसको बहुत डील करना पड़ता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से, जो हाथ खड़ा नहीं कर पाता, राइट? तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि बोला करो, एटलीस्ट ट्यूशन की क्लास में बोला करो, क्योंकि मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। इन एनी केस मैं कुछ बुरा नहीं कर सकती ना, कोई नंबर काट सकती हूँ ना, मैं तुमको कुछ भी नहीं कर सकती टेक्निकली, क्योंकि मैं तुमसे इतना दूर भी बैठी हूँ, राइट? तो मैं तुम्हें हार्म नहीं कर सकती, तो तुम बेहिचक आंसर कर सकते हो। तो पार्टिसिपेट किया करो, कॉन्फिडेंस बनता है, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ नॉलेज से क्रैक नहीं होते, गट्स चाहिए होते हैं डिसाइड करने के लिए कि मुझे ये क्वेश्चन करना है और वो नहीं करना। इट रिक्वायर्स कॉन्फिडेंस। सो आंसर, बेटर यू हैव टू टॉक टू द मैनेजमेंट फॉर दैट साहिल, ये मैं डिसाइड नहीं करती। ओके, सो एंजाइम एनहांसेस द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। पहला पॉइंट है कंबाइनिंग द प्रोडक्ट एज सून एज इट इज फॉर्म्ड। बेटा जैसे ही सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन, एंजाइम के पास सबस्ट्रेट लगा, उससे तो प्रोडक्ट बना, तो जैसे ही प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट से तो अलग हो जाता है। तो ये तो उल्टी लाइन लिख दी इसने, तो ये तो नहीं हो सकता। चेंजिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, बेटा चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम। कंबाइनिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, कोई इंक्रीज भी नहीं होगा। अरे इक्विलिब्रियम पॉइंट भी इंक्रीज कर दोगे तब भी तो चेंज ही हुआ ना। तो लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ये था इसका आंसर, ये है नीट का क्वेश्चन, राइट? तो देखो ये तो इजी क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, है ना? तो आंसर होगा डी, और ये नीट में आ रखा है, काफी पुराना क्वेश्चन है लेकिन आ रखा है। ओके, गॉट इट? चलो अब पढ़ते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द, थोड़ा सा टाइम बचा, वैसे भी 3 फैक्टर्स हैं जो तुमको पढ़ने हैं। आज मैं वैसे लिख के आई हो पाएंगे मैक्सिमम, ठीक है? तो जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं जनरली ना, कहीं भी पढ़ोगे ना, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है।
दूसरा है पीएच। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो तुम जानते हो ना, अगर पीएच लो हो तो एसिडिक होता है मीडियम, पीएच हाई हो तो बेसिक होता है मीडियम। और तीसरा है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तुमको पता है इस स्लाइड पे क्वेश्चन बनता है 4 मार्क का, एंड फॉर सम रीजन मुझे वो क्वेश्चन याद आ रहा है, मुझे पता नहीं कौन सा एंट्रेंस का याद आ रहा है, पर क्वेश्चन याद आ रहा है। और क्वेश्चन यही था, विच ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, ऐसा था, फाइंड द इनकरेक्ट, मतलब इनकरेक्ट ढूंढना था जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता। तो ये तीनों पॉइंट थे और उसके साथ उन्होंने एक और कोई चीज लिखी थी, तो वो फोर्थ ऑप्शन था जो एक्चुअल में करेक्ट आंसर था, कि वो एंजाइम की एक्टिविटी पे फर्क नहीं डालता। ओके, तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको ऐसे ही लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, डन डना डन डन, यो मैम। ब्रिलियंट। ये मैं उसी का ग्राफ ले आई हूँ। तो सबसे पहला फैक्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पीएच। बेटा पहली बात तो तुमसे कोई पूछेगा नहीं डिटेल में कि कैसे इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, लेकिन तुमको एक ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे वो बता रहे हैं आपको एक्टिविटी, और एक्स एक्सिस पे वो बता रहे हैं पीएच। तो इस डायरेक्शन में अगर ये लेफ्ट है और अगर ये राइट है, तो मैं कह सकती हूँ राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते टाइम पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब सॉल्यूशन एसिडिक बन रही है या बेसिक? बेसिक 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 बन रही है, ठीक है। जिसको नहीं पता एक बार पीएच स्केल देख लेना। ये भगवान, ये टेढ़ा कैसे हो गया, तो मेरी लाइंस कभी सीधी क्यों नहीं बनती। तो अगर ये पीएच स्केल है, 5-10 मिनट तो मुझे ये सब समझने में लग जाएंगे। पीएच स्केल है तो जो 7 पॉइंट होता है वो होता है न्यूट्रल, नॉट एसिडिक नॉट बेसिक। इससे नीचे जाओगे तो ये बेसिकली एसिडिक रीजन होता है, और ये ऊपर जाओगे तो ये बेसिक रीजन होता है, राइट। तो 1 जो होगा यहाँ पे, अगर वैल्यू होगी 1 2 3, तो ये होगी मोस्ट एसिडिक, है ना। और अगर मैं जहाँ पे जाऊंगी 8 9 12, तो 12 होगी मेरी मोस्ट बेसिक। आई होप इतना सबको पता है, इज इट? यो मैम। अगर नहीं भी पता तो लिख लो, बड़ा क्या हो गया नहीं पता तो, कुछ नहीं होता है, अब पता है ना बहुत है। तो देखो एंजाइम की एक्टिविटी पॉइंट तक एंजाइम की एक्टिविटी साथ साथ इंक्रीज हो रही थी। देखो एक पॉइंट तक एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, जैसे जैसे पीएच इंक्रीज हो रहा था। देखो ये तो पीएच इंक्रीज तो हो रहा है, बहुत ज्यादा ड्रेस्टिकली इंक्रीज नहीं हो रहा लेकिन इंक्रीज हो रहा है। फिर एक पॉइंट आएगा, ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच वो पॉइंट है कि अगर मैं इसको पीछे एक्सट्रापोलेट करूं यहाँ पर, अरे यार फिर लाइन गलत बनी, हे भगवान मुश्किल है मेरा जीवन भी वैसे। ये अच्छा मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, पता नहीं मैं क्या बना देती हूँ। यहाँ पे एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी, ओके, मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि तुम्हें दिखाई दे रही है यार सामने, हद हो गई। ना तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी, ओके। तो वो कहना क्या चाहते हैं, वो सिंपली तुमको ये कह रहे हैं कि मैं पीएच की कोई भी वैल्यू लिख लूं, सिर्फ ऑप्टिमम पीएच होता है जहां पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन चेन है ना, तो अगर तुमको थोड़ा सा भी प्रोटीन पता है तो तुम्हें पता होगा उसका एंड रीजन जो होते हैं, एक NH साइड होती है और एक COO नेगेटिव साइड होती है, राइट। ऐसी कुछ होता है ना, NH2 पॉजिटिव। तो क्या होता है ना कि जब बहुत एसिडिक मीडियम होता है ना, तो यहाँ पर आके और अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल लगने लग जाते हैं, और जब वही मीडियम बहुत बेसिक होने लग जाता है, तो ये जो अमीनो एसिड कॉर्नर्स वाले होते हैं ना, ये अपने आप टूट के अलग होने लग जाते हैं, ठीक है। तो डीनेचर करने लग जाएंगे प्रोटीन को, ओके। तो ये चलो इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, मैंने नॉलेज के लिए बता दिया। तुमको क्या याद रखना है कि इस ग्राफ में जहां पर ये टिप है, ये है ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है, उसके दोनों तरफ एंजाइम की एक्टिविटी कम है, दैट्स इट, गॉट इट, यो मैम। है ना। क्योंकि अगर मैं ये 0.2 देख लूँ, 0.3 देख लूँ, 0.4 देख लूँ, 0.5 देख लूँ, अरे यार ऑप्टिमम के कंपैरिजन में तो एंजाइम की एक्टिविटी कम ही है ना, देखा जाए तो, राइट। क्लियर है ना? यो मैम। अच्छा आगे बढ़ रही हूँ, ऑलराइट। अब ये बता रहे टेम्परेचर के बारे में, तो दिस वन इज डिफाइनिंग टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का एंजाइम पे क्या फर्क पड़ता है। भैया बहुत भयंकर फर्क पड़ता है।
ठीक है। देखो जो प्रोटीन होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, ज्यादा टेम्परेचर करोगे ना तो नाराज हो जाएंगे। तो जब प्रोटीन ऐसे अरेंज होते हैं ना सिंपल स्ट्रक्चर में, इसको कहते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कभी भी इस स्ट्रक्चर में एक्टिव नहीं होते हैं। ट्रांसलेशन अगर किसी ने पढ़ा है, अब देखो 3-4 चैप्टर कंबाइन हो रहे हैं, ट्रांसलेशन अगर पढ़ा है तो सुना होगा, वहां पे प्रोटीन बनता है, प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में बनता है। फिर प्रोटीन आपस में ना अपने आप से बॉन्डिंग कर लेता है, अपने से ही दोस्ती कर लेता है। इसको मैं कह दूंगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अलग अलग टाइप का होता है, अभी नहीं जाना डिटेल में, प्रोटीन में पढ़ाऊंगी। फिर आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर है बड़ा कॉम्प्लेक्स सा, ठीक है। तो ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ना, मोस्टली एंजाइम जो होते हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर में ही काम करते हैं। एंजाइम की फेवरेट साइट है एंजाइम फॉर्म में। अगर तुमने थोड़ा सा भी टेम्परेचर बनाया है ना, तो ये जो आपस में से फोल्डिंग हो रखी है ना, ये टूट जाएगी। ये टूट जाएगी तो उसकी शेप खराब हो जाएगी। और अगर प्रोटीन टर्शरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चला गया या प्राइमरी में चला गया, वो फंक्शन नहीं करेगा। प्रोटीन अपने ही शेप में फंक्शन कर सकता है, नहीं तो वो काम नहीं कर सकता। ओके। अगर एक टीचर के हाथ में मार्कर दोगे, बोर्ड दोगे, वो तब पढ़ा सकेंगे। एक पर्टिकुलर क्लासरूम होना चाहिए, उसके लिए बच्चे होने चाहिए। तुम सब कुछ छीन लो तो टीचर भी क्या करेगा ना, अपने आप से बात है। तो एक पर्टिकुलर अपीयरेंस में ही प्रोटीन जो एंजाइम है वो काम कर सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक है। तो अब देखो टेम्परेचर में क्या होता है, ये पॉइंट है। जैसे जैसे तुम, ये एंजाइम एक्टिविटी है यहाँ पर, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है जो समझा रही हूँ, इसके बाद खत्म है। एंजाइम एक्टिविटी इस पॉइंट पे इंक्रीज हो रही है, ध्यान से देखो, जहां पे पीक है वहां पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है ना। तो ये है हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो फेवरेट टेम्परेचर है एंजाइम का, जहां पे वो मैक्सिमम काम कर सकता है। अब तुम इस टेम्परेचर को कर दो डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना। तो जब टेम्परेचर है लो, तो एंजाइम के साथ क्या होता है, ध्यान से सुनना, एंजाइम बिकम्स इनएक्टिव। कम टेम्परेचर में एंजाइम इनएक्टिव होते हैं। इसलिए खाना जब तुम फ्रिज में रखते हो तो बैक्टीरिया और फंजाई के जो एंजाइम्स होते हैं ना बॉडी के अंदर, जिसने उस खाने को खराब करना था, वो सारे एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। तो एंजाइम जो होते हैं ना बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर, वो सो जाते हैं इन लोअर टेम्परेचर। तो कोल्ड टेम्परेचर में वो इनएक्टिव हो गया, मतलब टेम्परेरी काम है, तुम खाना बाहर निकाल के रखो सड़ जाएगा, क्योंकि एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं दोबारा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो एंजाइम बिकम इनएक्टिव इन लो टेम्परेचर, बट व्हाट हैपन इन हाई टेम्परेचर। देखो जब हाई टेम्परेचर होगा ना तब होगा बुकाल। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर में प्रोटीन, जो एंजाइम है हमारा बेसिकली प्रोटीन ही है, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो हो जाता है डी नेचर, खराब हो जाता है। और अगर उसका एक बार स्ट्रक्चर खराब हो गया ना बेटा, वो कभी भी दोबारा नहीं जुड़ पाएगा, वो अब खराब हो गया है सच। तो ये जब ऐसा खराब होता है ना हाई टेम्परेचर की वजह से, फिर वो खुद को जुड़ नहीं पाता। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एंजाइम परमानेंटली स्टॉप फंक्शनिंग, अब काम नहीं करेगा परमानेंटली। समझ आई बात? यो मैम। तो ये यो पॉइंट मैम। ये पॉइंट लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बनता है नीट का क्वेश्चन। जनरली इससे पूछे जाते हैं टेम्परेचर के ऊपर, और कभी इजी क्वेश्चन आ जाए तो और भी पूछ लेते हैं वो। डन? डन मैम। सबका डन? यो मैम। ओके चलो, अब ये पॉइंट लिख लेना टेम्परेचर के ऊपर, थ्योरी लिख लो इसकी। ऑप्टिमम टेम्परेचर का क्या मतलब है, डेफिनेशन आ सकती है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, पूछे जा सकते हैं सिंपल इजी क्वेश्चन में। टेम्परेचर वैल्यू वेयर मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज पॉसिबल, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है। और उसके आसपास की दो कंडीशन है, एट लो टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब अगर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है लाइक लेट्स से 37 डिग्री सेल्सियस लेट्स से, तो उससे कम अगर टेम्परेचर होगा तो क्या रहेगा, एंजाइम बिकम टेम्परेरीली इनएक्टिव। तो ये टेम्परेरी वर्ड यहाँ पे बड़ा जरूरी है। तुम टेम्परेचर ऑप्टिमम कर दो वो ठीक भी हो जाएगा। और हाई टेम्परेचर हो अगर एज कम्पेयर टू ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस और तुम्हारा 50, तो एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय एंड इट्स एक्टिविटी स्टॉप परमानेंटली। तो यहाँ पे परमानेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, ये खत्म।
यो मैम। ओके। लास्ट पॉइंट है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, वो हम कल करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। नो डाउट, श्योर। तो तुम्हारा होमवर्क बस इतना सही है कि एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है। एनसीईआरटी इसमें पढ़ना और क्वेश्चन लगाना, हो जाएगा आराम से। एंजाइम्स अच्छे से कर लेना। एनसीईआरटी भी पढ़ोगे फिर उसके बाद ही तुम कुछ एक्स्ट्रा बुक पढ़ पाओगे। इसमें पढ़ लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही हैं, है ना। पर एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना। मैंने अभी तुम्हें बताया ना कैसे लाइन से वर्ड निकलते हैं, तो मेक श्योर कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ो, राइट। मैम एंजाइम खत्म हो गया हमारा अब। नहीं बेटा, एक और लेक्चर है इसमें। अभी हमने वो एक तो ये सबस्ट्रेट मैकलेस मेंटन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, बीमैक्स वाला और केएम वाला, और एक हमने कॉन्जुगेट्स एंड वो सब पॉइंट्स करने हैं, और नॉमेनक्लेचर। तीन, मुश्किल से 3 या 4 टॉपिक है इसके, कल के लेक्चर में हो जाएगा। ओके मैम। ओके, चलो बाय, गुड नाइट, थैंक यू। मैम मेरा क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, जा सकते हो जिसको जाना है। All plant exhibit learn creation of generation. This means their life cycle include both haploid and diploid gametes. बेटा इसमें ऑप्शन तो एक ए ही बैठ रहा है, और तो कोई नहीं बैठ रहा। क्या आंसर है तुम्हारे अकॉर्डिंग? मेरे को तो क्वेश्चन समझ नहीं आया ये, और इसका